हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर रील्स रिकैप। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक तमिल हॉरर मूवी नायादी को, जो कि 2023 में रिलीज हुई है। ये मूवी बहुत ही जबरदस्त है और इसकी IMDb रेटिंग 6.8 है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये मूवी हॉरर जॉनर में कितनी जबरदस्त होगी। नायादी एक ऐसे लोगों का कबीला है जिन पर वर्षों से अत्याचार किया जाता रहा है, जिसकी वजह से खुद को बचाने के लिए वो लोग टोना टोटका, तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं और उन्हें कई सारी सिद्धियां भी प्राप्त होती है। लेकिन तब क्या होता है जब उन्हीं के बीच के लोग खुद की होबाली देकर हजारों साल जीने का वरदान मांगते हैं? तब क्या होता है जब इसी साधना के लिए बलि ली जाती है कई मासूम लोगों की? आखिर जीवन और मृत्यु के बीच का ये संघर्ष कैसे खत्म होगा, जानेंगे आज के इस मूवी की एक्सप्लेनेशन से। मूवी शुरू होती है एक कहानी से, जहां यह बताया जाता है कि बहुत समय पहले जब भारत में व्यवस्था प्रणाली बनी, तब सभी लोग एकत्रित हुए, जहां पर सभी को समान अधिकार दिए गए। पर बाद में लोगों को उनके नॉलेज और स्किल के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया। पहले भाग में आते थे रूलर्स, जमींदार और ऐसे अन्य कैटेगरी के लोग। दूसरे कैटेगरी में राजगुरु, मंत्री, डिप्लोमैट्स, कमांडर्स और ऐसे अन्य लोग आते थे। तीसरी कैटेगरी में फार्मर्स, ट्रेडर्स, टेम्पल स्कल्पचर्स, आर्टिस्ट और वीवर्स थे। और चौथे में वो लोग आते थे जिनको गुलाम बनाया जाता था। और इस कैटेगरी में भी सबसे नीचे एक शिकारी समुदाय आता था, जिनको सबसे ज्यादा दबाया गया और उन पर बहुत अत्याचार किया गया, और इन्हीं को नायादी कहते हैं। इस कम्युनिटी का जीना बहुत मुश्किल था और उनका दिन में बाहर निकलना मना था। अगर कोई गलती से बाहर निकल जाता तो उसे पीट पीट कर मार दिया जाता था। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो रात में ही निकल सकते थे। खुद से कुछ कमा नहीं सकते थे। जीने और खाने के लिए दूसरे से मांगना होता था। और भी बहुत अत्याचार उस कम्युनिटी पर होते थे। अब लोग उन पर अत्याचार तो करते ही थे, साथ ही क्योंकि वो जंगलों में रहा करते थे तो उन पर जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता था और वो हर तरफ से भय के साए में जी रहे थे। अब इंसान का भय उससे कुछ भी करवा सकता है, इसलिए उन्होंने अपना भय भगाने के लिए एक जंगल की गार्डियन डीटी को पूजना शुरू कर दिया था। वो विच क्राफ्ट, सॉर्सरी और बलि देने वाली प्रैक्टिसेस करने लगे। वो जानवरों से लेकर इंसानों की बलि दिया करते थे ताकि उस डिवाइन फोर्स से उनको शक्तियां मिलती रहे। अब इसके बाद इस कम्युनिटी से बाकी लोग और यहां तक कि जंगली जानवर भी घबराने लगे थे। और कुछ वक्त बाद जब अंग्रेजों को भी उनसे दिक्कत हुई तो ऊंचे क्लास के लोग और अंग्रेजों ने मिलकर यह कानून बनाया कि कोई भी ऐसा सैक्रिफाइस रिचुअल प्रैक्टिस नहीं करेगा, और अगर करता हुआ पाया गया तो उसे मार दिया जाएगा। शिकारी कम्युनिटी इस बात से घबराने लगी तो उन्होंने ये प्रैक्टिस त्याग दी। लेकिन एक दिन खबर मिली कि एक फैमिली अभी भी डीटी वर्शिप और रिचुअल्स प्रैक्टिस कर रही है, और उन्हें खोजने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया। उन्होंने देखा कि एक परिवार वो रिचुअल कर रहा है। वो अपनी बेटी के लिए 1000 साल की उम्र मांगते हैं और सैक्रिफाइस में पति पत्नी खुद को ही सैक्रिफाइस कर देते हैं। इसके बदले में डीटी उनके बच्चे के लिए एक गार्डियन एंजल दे देती है और उसे देखकर वहां आए लोग घबराकर भाग जाते हैं। अब वो बच्ची जंगल में ही पलती है और वो गार्डियन डीटी हमेशा उसके साथ रहकर उसका ख्याल रखती है। वक्त बीतता है और वो बच्ची युवा हो जाती है। एक दिन राजघराने का वारिस उसे देखता है और उसे चाहने लगता है। वो उसे प्रपोज करता है और ये सोचकर कि इससे उसकी शिकारी कम्युनिटी का संबंध राजघराने से हो जाएगा, वो उससे शादी करने को तैयार हो जाती है। अब वो दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन गार्डियन डीटी की वजह से वो जंगल से बाहर नहीं जा सकती थी। इसलिए राजा उसके लिए वहां पर महल बनवा देता है और उसके साथ ही रहने लगता है। अब गांव वालों को जब ये बात पता चलती है तो वो लोग उसे एक पिशाचनी समझते हैं और कहते हैं कि राजा का उससे शादी करके उसके साथ रहना बिल्कुल गलत है। अब गांव में अकाल भी आ जाता है, जिससे सभी लोग राजा के पास जाकर शिकायत करते हैं। राजा उनसे कहता है कि उनकी सोच गलत है। वो ये भी कहता है कि सूखे की वजह से जो उनका नुकसान हुआ है तो उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। ये सुनने के बाद सभी शांत हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद गांव के 10 आदमी, 10 बच्चे और 10 कुंवारी कन्याएं गायब हो जाते हैं। सब उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। अब गांव वालों को उस कन्या पर शक होता है। वो लोग उसके महल जाते हैं और देखते हैं कि वो और राजा एक मूर्ति की पूजा कर रहे थे। वो कोई रिचुअल कर रहे होते हैं और बलि के लिए एक आदमी, एक बच्चे और एक वर्जिन कन्या को आग में फेंक देते हैं। ये काम वो पिछले 9 दिन से कर रहे थे और जो 30 लोग गायब हुए थे वो उन्हीं लोगों ने गायब करवाए थे।
अब गांव वालों ने उन्हें देख लिया था तो वो बचे हुए 3 लोगों को बचाते हैं और राजा रानी को कैद करके महल में आग लगाकर उन्हें जिंदा ही जला देते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक हुडेड आदमी को जो एक घर में जाता है और एक महिला का एक्सोर्सिज्म करने लगता है। लेकिन वो महिला काफी अग्रेसिव हो जाती है और अपने दोस्तों को खत्म करने लगती है। इसके साथ ही उस महिला की नींद खुल जाती है क्योंकि ये एक बुरा सपना था। और इस महिला का नाम मिथरा होता है, जिसके पास में उसकी दोस्त स्वाति आती है और कहती है कि अगर वो दिन रात गोस्ट एंड एक्सोर्सिज्म जैसी चीजों के बारे में ही सर्च करती रहेगी तो उसे ऐसा सपने आएंगे ही। अब इसके बाद उन दोनों का दोस्त फैबी उन्हें बुलाने आता है और उनसे कहता है कि आदर्श ने उनको बुलाया है और कोई रविचंद्रन नाम का आदमी आया है। आदर्श और मिथरा का एक फ्रेंड ग्रुप है जो यूट्यूब के लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वीडियो और रील्स बनाते रहते हैं। अब सभी लोग हॉल में आते हैं और रविचंद्रन उनसे कहता है कि उसने 100-200 साल पुराना बंगलो खरीदा है, जहां पर उसे ये पता चला है कि उसके बगल के एस्टेट में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है और उसका प्लान अपने बंगलो को रिजॉर्ट बनाने का था। लेकिन अब वो ये नहीं कर पा रहा है और ना ही उसको बेच पा रहा है क्योंकि उसकी कीमत बहुत गिर चुकी है। तभी वो उन लोगों को नायादी की कहानी सुनाता है और कहता है कि पहले उसे भी यकीन नहीं था, लेकिन कहानियों और आसपास के लोगों के हिसाब से राजा रानी की आत्मा अभी भी वहां पर भटक रही है। वो आगे कहता है कि पहले वो भी इन सब पर यकीन नहीं करता था, लेकिन उसे उस बंगलो के अंदर 200 साल पुरानी एक किताब मिली है जिसमें यही कहानी लिखी थी। इस पर स्वाति कहती है कि कहानी तो किसी ने मजाक के लिए लिख दी होगी। इस पर वो कहते हैं कि हो सकता है कि ऐसा ही हो, लेकिन सवाल यह है कि किसने वो किताब लिखी, कब लिखी, ये किसी को भी नहीं पता। इसलिए वो चाहते हैं कि मिथरा की टीम वहां पर आए और देखे और इस बात का पता लगाए। वो चाहते थे कि यह साबित हो जाए कि वहां पर कोई भूत वूत नहीं है। अब आदर्श टीम से डिस्कस करता है कि उन्हें कंटेंट और पैसा दोनों मिल रहा है और अगर उन्हें जरा सा भी खतरा महसूस हुआ तो वो लोग तुरंत ही वापस आ जाएंगे। इस पर सभी अग्री करते हैं और चंद्रन उनको एडवांस पैसे दे देता है और अपना कार्ड देकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो लोग उस जगह के लिए निकल जाते हैं, पर रास्ते में उनमें से एक को कोई गोस्ट दिखाई देता है और वो घबरा जाता है, पर उसकी टीम इसे वहम मानती है और वो लोग आगे के लिए निकल जाते हैं। एक लंबे सफर के बाद वो लोग चंद्रन के बंगलो पहुंच जाते हैं जो कि जंगलों के बीच था और यहां पर हम उस हुडेड आदमी को देख पाते हैं। अब आदर्श को रूम के अंदर रानी की पोर्ट्रेट मिलती है जिसे देखकर उसे लगता है कि ये नायादी हो सकती है। साथ ही साथ मिथरा भी ये सोचती है कि ये घर तो बिल्कुल उसके बुरे सपने में देखे जैसा है। इसके बाद आदर्श एक बंद कमरे में जाने लगता है, लेकिन रविचंद्रन उसको रोक देता है। वो कहता है कि ये रूम उसकी पत्नी की है जिसे वायरल फीवर हुआ है, इसलिए इस रूम से वो दूर रहे। वो कहता है कि एस्टेट से वापस आने पर वो सबको अपनी पत्नी से मिलवा देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आदर्श मिथरा से कहता है कि उसने इस जगह पर आने से पहले नायादी के बारे में कुछ छानबीन करी है। वो कहता है कि नायादी यहाँ पर सदियों पहले रहते थे और उस कम्युनिटी के बाकी लोग दूसरी जगह पर रहते हैं। वो ये भी कहता है कि नायादी जानवरों और लोगों से घबराते थे, इसलिए उन्होंने ट्रांस माइग्रेशन की आर्ट सीखी और अपनी सुरक्षा के लिए कई डेमी गॉड्स को वर्शिप किया। उन्हें शक्तियां भी हासिल हुई और कई शक्तियों में से मेन शक्ति थी शेप शिफ्टिंग की, और ये कम्युनिटी हमेशा हायर क्लास लोगों से और जानवरों से घबराते थे, इसलिए उन्होंने बचने के लिए शेप शिफ्ट की शक्ति इस्तेमाल करते थे और उनके पास हवा के रफ्तार से भागने की और एक जगह से दूसरी जगह कूद कर जाने की काफी यूनिक शक्तियां थी। इसके बाद वो कहता है कि ये जगह काफी अजीब है, यहाँ के लोकल्स को इसके बारे में नहीं पता और मैप पर भी ये जगह नहीं है, यहाँ किसी का भी नेटवर्क नहीं आ रहा। कल तो उन्हें जंगल में जाना है, तो वो वापस कैसे आएंगे? इस पर मिथरा कहती है कि वो घबराए नहीं, पर वो कहता है कि ये घबराने वाली बात नहीं है, पर चिंता करने वाली बात जरूर है। तभी उसकी किताब नीचे गिर जाती है तो वो उसे उठाने लगता है, लेकिन तभी उसे मिथरा के अंदर किसी भूत की छवि दिखाई देती है, लेकिन वो खुद को संभालता है और उसे लगता है कि ये उसका वहम है। अब रात को सब डिनर कर रहे होते हैं और रविचंद्रन उनको बूटियों वाली वाइन देता है। इसको सभी पीते हैं, लेकिन फैबी नहीं पीता क्योंकि वो बाहर था। इसके बाद सभी को वही हुडेड आदमी दिखाई देता है जिससे सभी घबरा जाते हैं। फैबी आकर उन्हें बताता है कि उसने वाइन में मशरूम मिलाया था, जिससे सबको यही लगता है कि हेलुसिनेशंस मशरूम की वजह से हो रहे होंगे।
इसके बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं और फैबी वहीं पर रुकता है। उसे कोई इनविजिबल फोर्स हॉन्ट करती है और हवा में उछाल कर गिरा देती है। अगले दिन सभी स्टेट के लिए निकल जाते हैं। तभी रविचंद्रन बताता है कि स्टेट कुछ दूरी पर ही है, लेकिन वो सब लोग काफी थक गए थे और आगे नहीं चल सकते थे। वो लोग वहीं पर कैंप लगा लेते हैं क्योंकि रात होने वाली थी। अब कैंप लगाते वक्त उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई हर वक्त उन पर नजर रखे हुए है। इसके बाद वो लोग कैंप फायर लगाकर आराम करने लगते हैं। इधर आदर्श मित्रा को अकेले ले जाकर प्रपोज करता है और मित्रा भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अब उन दोनों को जंगल में वही हुडेड आदमी दिखाई देता है, जिससे घबराकर वो लोग ग्रुप के पास वापस चले जाते हैं। आदर्श कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है और उन्हें वहां से चले जाना चाहिए। वो लोग अपना टेंट और सामान वहीं पर रखकर आगे निकल जाते हैं, ये सोचकर कि बाद में आकर वो लोग अपना सामान ले लेंगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि काफी आगे जाने के बावजूद वो घूमकर वही जगह पर वापस आ जाते हैं। सब घबरा जाते हैं, पर आदर्श कहता है कि शायद घबराहट में वो लोग रास्ता भटक गए होंगे। पर उनके बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो लोग घूम फिरकर उसी जगह पर वापस आ जाते हैं और हर बार उन्हें अलग सिंबल की चीजें वहां रखी हुई मिलती जिन पर आग जल रही होती है। यहाँ पर एक दोस्त निवास उनसे अलग हो जाता है, जिसे खोजने आदर्श और मित्रा जाते हैं। तभी हम निवास को देखते हैं, जिसे वो हुडेड पर्सन हॉन्ट करने लगता है और वो उससे बचकर भागता है। हम देखते हैं कि आदर्श और मित्रा को अलग अलग जलते हुए सिंबल्स बार बार दिखाई दे रहे थे, जिनसे घबराकर वो वापस ग्रुप के पास आते हैं। तभी हम निवास को देखते हैं, जिस पर वो हुडेड पर्सन अटैक कर देता है और उसे खत्म कर देता है। इसके बाद सभी लोग निवास को ढूंढते हुए आते हैं और उन्हें उसकी सर कटी हुई लाश मिलती है। वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और तभी हम उस हुडेड पर्सन को निवास के सर के साथ देखते हैं। अब बाकी लोग घबराकर यहां वहां भटक रहते हैं क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त एक टीम मेंबर अरविंद का रविचंद्रन से फाइट हो जाता है। रवि गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद वो लोग बाहर जाने का रास्ता खोजने लगते हैं कि तभी कोई इनविजिबल फोर्स स्वाति को कहीं खींच लेती है। वो कुछ दूरी पर गिरती है और चिल्लाने लगती है। उसको खोजने के लिए आदर्श जाता है। वो बाकी 3 लोगों को एक साथ रुकने के लिए बोलता है। उसे स्वाति मिल तो जाती है, लेकिन वो लोग अपने ग्रुप तक वापस नहीं पहुंच पाते और भटकने लगते हैं। दूसरी तरफ रविचंद्रन वापस उन तीनों से माफी मांगता है और उनके साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब फैबी और अरविंद मित्रा को रवि के पास रखकर अरविंद और स्वाति को खोजने निकलते हैं। उसी वक्त कोई इनविजिबल फोर्स उनको खाई में गिरा देता है। इसके बाद वो फैबी को कहीं खींच लेता है। जब उसको होश आता है तो वो अरविंद की बॉडी को देखता है और अब उसके पास वही हुडेड पर्सन आता है, जो कि एक वूडू डॉल को 2 हिस्सों में ब्रेक करता है और ये करते ही फैबी के शरीर के भी 2 हिस्से हो जाते हैं और ये सीन सबसे खतरनाक होता है। अब हम देखते हैं कि आदर्श, मित्रा, स्वाति और रविचंद्रन यहां वहां भटक रहे थे और तभी आदर्श एक आइडिया निकालता है कि उन्हें सन डायल क्लॉक की मदद लेनी चाहिए दिखा पता करने के लिए, और इसका इस्तेमाल करके वो रविचंद्रन के बंगलों तक पहुंच जाते हैं। यहां पर उसकी वाइफ से भी वो लोग मिल लेते हैं और आदर्श परेशान होकर पुलिस के पास जाने को कहता है और लोकल से मदद लेने का बोलता है। अब रवि की वाइफ उन सबको पानी पिलाती है, जिससे वो सब बेहोश हो जाते हैं। इसके कुछ वक्त बाद आदर्श और स्वाति को होश आता है, जो एक जादू टोना करने वाली जगह पर बंधे हुए थे और उनके सामने बैठे हुए थे रविचंद्रन और उसकी बीवी। अब दोस्तों, यहां पर खुलते हैं नायदी मूवी के असली पत्ते। तो नायदी मूवी के राजा और रानी जो जलकर मर गए थे, वो आधा सच था, क्योंकि मरने से पहले उन्होंने अपनी आत्मा को उस रेस्क्यू किए आदमी और औरत में गुस्सा दिया था और ऐसे ही वो बच गए। आखिरी 800 सालों से वो ऐसे ही अपने बॉडीज को स्विच करके जिंदा है और हर 60 साल बाद वो अपनी बॉडीज बदल लेते हैं। इन बॉडीज में वो 60 साल के हो चुके हैं और अब उनको नई बॉडीज चाहिए थी, जो कि आदर्श और स्वाति की होगी, और उन्होंने 3 लोगों को अपने रिचुअल के लिए मारा है। अब आदर्श खुद को फ्री करके दोनों को एक कमरे में बंद कर देता है। वो और स्वाति मित्रा को खोजने लगते हैं और वो उन्हें मिल भी जाती है। वो तीनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन मित्रा उन दोनों के सर पर वार करके उन्हें बेहोश कर देती है। अब उन दोनों को होश आता है तो वो लोग वहां पर फिर से बंधे हुए थे। मित्रा यहां पर असल में रविचंद्रन से मिली हुई थी। अब वो रिचुअल करने लगती है और अपने डेमी गॉड को उनके सोल्स ऑफर करने लगती है और उसकी ये ऑफरिंग एक्सेप्ट भी हो जाती है। इसके बाद मित्रा वापस से रिचुअल ग्राउंड पर आती है और दोस्तों,
अब यहाँ हमें इस मूवी के बाकी बचे हुए राज का पता चलता है। तो उस दिन गांव वालों ने 3 लोगों को रेस्क्यू किया था, जिसमें से एक छोटा बच्चा भी था। और ये इन्फेंट और कोई नहीं बल्कि उस राजा और रानी की ही बेटी थी। उसके अंदर भी वो नायादी है, तो वो भी तब से ही जिंदा है और बॉडीज चेंज करते आ रही है। और मित्रा की बॉडी उसने बचपन में ही ले ली थी। अब वो रिचुअल करती है और चारों की सोल्स को एक्सचेंज कर देती है। इसके बाद मित्रा उन दोनों को खत्म कर देती है। अब मूवी के एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि उसने ये सब कैसे किया। ये प्लान दरअसल पहले से ही बना हुआ था। वो सिंबल्स को जलाना मित्रा अपने पावर से कर रही थी। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम आदर्श के भाई को देखते हैं, जो कि 600 साल पुरानी नायदी के पास में था। और वो नायदी उसे सब कुछ बताता है कि चीजें कैसे काम करती है। और यहां पर आदर्श का भाई अपने भाई को फिर से जिंदा करना चाहता है। और ये हो सकता है क्योंकि उसे मरे हुए 14 दिन नहीं हुए थे। इस बीच में वो मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन, कमेंट्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।